हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अलफता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्वतंत्र भारत में राजनीति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लास ट्वेल्थ के पॉलिटी के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें यह हमारा आज के क्रम में पहला वीडियो है, जिसमें हम आज की इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जो है हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। अगर आप देखें चैप्टर को, तो यहाँ पे मैं चैप्टर दिखा देता हूँ आपको कितने चैप्टर्स हैं। टोटल 9 चैप्टर हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया है कि कौन से चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। ओवरऑल आपको सारांश आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या आपको स्टडी करना है। तो आज का जो चैप्टर हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसको मैंने कहा हर चैप्टर 2 पार्ट में आएगा, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में हम नोट्स करेंगे, मतलब नोट्स पढ़ेंगे, डिटेल में इस चैप्टर को अध्ययन करेंगे, और साथ ही साथ पार्ट बी में हम ऑब्जेक्टिव करेंगे इसका। तो इस तरह से आज का जो वीडियो है हमारा पार्ट ए है, जिसमें हम नोट्स को मतलब चैप्टर को डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर, जो हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो जैसा कि ये पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र से यहाँ संबोधन किससे है? भारत से है। भारत के निर्माण में चुनौतियाँ। लगभग भारत पे अंग्रेज़ों ने 200 सालों तक हुकूमत किया, गुलाम बना के रखा भारत को। फिर भारत में लड़ाई लड़ी जाती है, राष्ट्रीय आंदोलन चलते हैं, और फाइनली अंग्रेज़ को भारत से भगा दिया जाता है। भगाने के बाद भारत आज़ाद होता है लगभग 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। तो आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले की समस्या तो हम देख रहे हैं कि अंग्रेज़ हमारे लिए समस्या था, लेकिन आज़ादी के बाद जो समस्याएं हैं उसको मेनली तौर पर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आप देखें तो इस चैप्टर में, अगर मैं ऊपर में दिखाऊं आपको, तो बुक पढ़ने का सबसे पहले आपको, अगर 12th क्लास का बुक है आपके पास, तो ये इस अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना। ये पढ़ने से आपको ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि आपको इस बुक में पढ़ना क्या है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे, आज़ाद हिंदुस्तान के शुरुआती कुछ साल चुनौतियों से भरे थे। मतलब आज़ाद भारत हो जाता है तो उसके कुछ साल जो थे वो क्या थे? चुनौतियों से भरे थे। और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? राष्ट्रीय एकता और अखंडता की। मतलब भारत को एक अलग देश बनाना था। क्यों फ्रेंड्स? इसको थोड़ा और एलाबोरेट करते हैं। ये भारत है, ठीक है। भारत उस टाइम पाकिस्तान, ये वाला पाकिस्तान वाला हिस्सा और ये बांग्लादेश वाला हिस्सा, ये दोनों भारत में मौजूद था, भारत में मिला हुआ था। तो जब भारत ने अंग्रेज़ों को भगाया तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था। लेकिन क्या होता है, मुस्लिम लीग का मानना था कि मुसलमान के लिए एक अलग कंट्री होनी चाहिए। दैट्स वाई वो भारत में इंक्लूड शामिल नहीं होना चाहते थे। इसलिए द्वि राष्ट्र सिद्धांत आता है। मतलब भारत के साथ साथ, भारत की आज़ादी के साथ साथ पाकिस्तान भी बनेगा, भारत का बंटवारा भी होगा। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आया कि भारत का बंटवारा होगा, और भारत फाइनली डिवाइड हो जाता है। एक पाकिस्तान बनता है, ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान, और ये क्या बनता है? पूर्वी पाकिस्तान। ये वेस्टर्न पाकिस्तान और ये ईस्टर्न पाकिस्तान, दो तरह की। आप हम आगे में अच्छे से डिटेल में अध्ययन करेंगे इसके बारे में कि कैसे कैसे क्या होता है। ये हो गया। उसके बाद जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो भारतीय लोगों को कहा गया, या तो आप भारत में शामिल हो जाएं, इंडिया में शामिल हो जाएं, या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। या फिर तीसरा एक और समस्या थी। क्या समस्या थी? राजवाड़ों का समस्या। राजवाड़ा मतलब जो राजा लोग थे, प्रेसिडेंसी थी, छोटे छोटे प्रांत थे, और छोटे छोटे राजाओं का जो सिस्टम था, ये साम्राज्य बना हुआ था, उनसे कहा गया कि आप भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर आप स्वतंत्र देश बन करके भी रह सकते थे। तो जब भारत से अंग्रेज़ गए, तो अंग्रेज़ गए जाने के बाद भारत के लोगों के पास इतनी सारी समस्याएं देकर चले गए। अब क्या प्रॉब्लम आया फ्रेंड्स? प्रॉब्लम ये आया कि भारत के सामने राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाए रखने की, मतलब भारत एक हो। अब सोचिए कि भारत के सामने ऑप्शन दिया गया, यहाँ के ये छोटा छोटा देश है, राजा वाला सिस्टम है, मान लेते हैं सब में राजा रहता है छोटा छोटा। अब ये राजा को दिया गया कि आप भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर अपना देश बना ले। तो सब राजाओं ने क्या किया? अपना अपना देना शुरू कर दिया, स्टार्टिंग कर दिया कि हम क्या करेंगे? स्वतंत्र देश बनेंगे, हम भारत में शामिल नहीं होंगे। तो भारत के सामने ये बहुत बड़ी समस्या है कि भारत का कितना टुकड़ा हो जाएगा, छोटा छोटा टुकड़े में बढ़ जाएगा भारत। और छोटा देश जैसे बनेगा तो भारत जो है एक मजबूत देश नहीं बन पाएगा। इसलिए भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी था, और इसका बखूबी निभाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है, जो हमारे प्रथम गृह मंत्री थे, उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप भारत की एकता अखंडता को क्या करेंगे? सुनिश्चित करेंगे, और भारत को एक राष्ट्र बनाएंगे। इसलिए भारत का दूसरा टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा नहीं हो पाता है, और फाइनली भारत एक राष्ट्र बनकर उभरता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछें, मैं वहाँ आपको जवाब दूंगा। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान राजनीति के इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत हम इन्हीं चुनौतियों के जिक्र से करेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया। इस अध्याय में हम देखेंगे 1947 के बाद पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से सफलतापूर्वक किस तरह निपटा गया। तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि अंग्रेज़ गए भारत से अंग्रेज़ को जाने के बाद जो समस्याएं थी राष्ट्र की एकता की, उसको बखूबी पूरा निपटाना था। तो इसको निपटाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया, और उन्होंने बखूबी इसको निपटाया। तो किस तरह से निपटाया, क्या क्या उनको सामना करना पड़ा, किस किस चुनौती का सामना पड़ा, कौन कौन सी समस्याएं आई, कौन से प्रॉब्लम्स आए, और किस तरह से उन्होंने उस प्रॉब्लम का निवारण किया, वो पूरा का पूरा ब्यौरा आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा।
साथ ही बात करें अगले पॉइंट की हम बात करें तो ये यहाँ पे अगला पॉइंट दिया हुआ है, आज़ादी मिली लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। बंटवारा हुआ और बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग विस्थापित हुए। कहा जाता है लगभग 6 लाख से 10 लाख लोग, मतलब यह एक घर से दूसरे घर, मतलब भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने में अपने अपना घर बार छोड़ दिया और काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे। लगभग 10 लाख लोग, 6 लाख लोग मारे गए थे। देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करना का मसला तुरंत हल करना था। क्यों? मैंने जैसे कहा कि देशी रियासत उसको भारत में तुरंत शामिल करना था। अगर नहीं शामिल करते तो वो अपना अपना देश बना लेते और जैसे देश बनाते तो भारत टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो जाता। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषाएं अलग अलग थी। लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमा रेखा फिर से तय करनी थी। जैसे कि इस बात को, पॉइंट को आप मान लें आप कि ये भारत है। अब भारत इतना विशाल तौर पे भारत है कि इतने बड़े विशाल भारत में यहाँ के लोगों का कल्चर अलग है, यहाँ के लोगों का कल्चर अलग है, यहाँ के लोगों का कल्चर अलग है, यहाँ के लोगों का कल्चर अलग है। जैसे मैं आपको बोलूँ, आप बिहार में रहते, उत्तर भारत में रहते हैं तो आपका खाना पीना अलग है, जबकि साउथ इंडिया के लोगों का खाना पीना अलग है। वो केले के पत्ते पर खाते हैं, इडली वड़ा ढोकला, गुजरात के लोग ढोकला खाते हैं, ये सब इडली वड़ा खाते हैं। तो इस तरह से लोगों का कल्चर अलग अलग है, पहनावा अलग अलग है। तो इस तरह से सबको एक साथ एक सूत्र में बांध के रखना बहुत बड़ी समस्या थी और साथ ही साथ उनका कल्चर भी बनाए रखना था। और साथ ही साथ भारत ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया था, तो यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया था। तो इस तरह भारत के सामने ये भी समस्या था कि भारत का जो अंदरूनी सीमा रेखा होगा, कौन सा बिहार बनेगा, कौन सा आंध्र प्रदेश बनेगा, कौन सा छत्तीसगढ़ बनेगा, कौन सा महाराष्ट्र बनेगा, ये भी डिसाइड करना था। तो ये भी एक समस्या के रूप में सामने आया। तो अगले 2 अध्याय में हम दूसरी चुनौती की भी चर्चा करेंगे। शुरुआती दौर में देश को इन चुनौतियों से निपटना पड़ा था। तो फाइनली जो पहला चैप्टर हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हम सबसे पहले समझेंगे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन कौन सी नीति को अपनाई और किस तरह से भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि इस चैप्टर में आखिर क्या ब्यौरा दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपरी देखते हैं, ऊपरी से लेते हैं, फिर हम नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देखें, इस चैप्टर में सबसे पहले चुनौतियों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो स्वतंत्र भारत में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम देख लीजिए आप, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम का प्रसिद्ध भाषण दिया था। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के साथ कि प्रधानमंत्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था। उसके बाद आप देखें तो 3 चुनौतियों के बारे में यहाँ पे जिक्र है। 3 चुनौती की बात करें तो पहला क्या था? एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। दूसरा लोकतांत्रिक व्यवस्था। जब भारत आज़ाद हुआ तो लोगों के सामने माइंडसेट था कि भारत कैसा देश बनेगा? लोकतंत्र देश बनेगा, लोकतांत्रिक देश बनेगा। तो लोकतांत्रिक देश की पृष्ठभूमि तैयार करनी थी कि भारत किस तरह का लोकतंत्र बनेगा। तो ये दूसरी समस्या थी। और तीसरा जो समस्या था वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आर्थिक व्यवस्था। भारत देश तो बन जाएगा लेकिन वो अपनी आर्थिक व्यवस्था को कैसे चलाएगा? आर्थिक व्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था वो अपना तैयार करेगा? तो ये सबसे बड़ा 3 कारण था, 3 चुनौतियाँ थी जहाँ पे ये आपको जिक्र मिलेगा। ये देखिए, गांधी जी का एक बहुत बेहतरीन कोट है, स्टेटमेंट है, जो 14 अगस्त 1947 को गांधी जी ने कलकत्ता में दिया था। कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। मतलब कल तो हम अंग्रेज़ों की आज़ादी से गुलामी से आज़ादी मिल जाएगा, लेकिन अगले दिन जो है वो हमारे देश का बंटवारा भी होगा। इसलिए हमारे लिए कल का जो दिन है वो खुशी के साथ साथ गम का भी दिन है। तो ये गांधी जी कोट कर रहे हैं, ये मसला को बता रहे हैं कि कितनी गंभीरता से वो ले रहे थे भारत और पाकिस्तान के बंटवारा को। तो 3 चुनौतियों को हमने देख लिया फ्रेंड्स। आगे देखें तो ये यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर हैं, उनके बारे में उनका एक कोट स्टेटमेंट दिया हुआ है। साथ ही साथ ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट दिया हुआ है नेक्स्ट पेज में। और आगे देखें तो हाँ, ये रहा विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। ये किस तरह से भारत का विभाजन होता है, 2 नेशन थ्योरी आती है, भारत और पाकिस्तान बनेगा। भारत और पाकिस्तान के साथ साथ विस्थापन होता है, विस्थापन और पुनर्वास। इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए आप। ये मान लेते हैं ये भारत है, थोड़ा और अच्छे से इसको बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। ये भारत है मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पहले, ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश भारत में जुड़ा हुआ था। अब होता क्या है, भारत 2 नेशन थ्योरी, मतलब एक बनेगा इंडिया और एक बनेगा पाकिस्तान। तो लोगों के सामने समस्या आएगी किसको पाकिस्तान बनाया जाए, किसको भारत बनाया जाए, कहाँ से पाकिस्तान बनेगा। तो फाइनली ये डिसाइड किया जाता है कि जहाँ पे मुसलमान की आबादी ज़्यादा है, मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ उसको क्या करेंगे, हम पाकिस्तान बनाएंगे। तो पूरे भारत का सर्वेक्षण किया जाता है। फाइनली डिसाइड होता है कि मुसलमानों की आबादी जो है वो कहाँ, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में ज़्यादा है। तो क्या किया जाए, अब 2 देश,
एक ही देश बनना था, दो देश तो बनना नहीं था कि दो तरफ हम बांट देंगे, तो एक ही देश बनना था। तो अब क्या कह रहे हैं, इसको इधर लाया नहीं जा सकता, इसको इधर लाया नहीं जा सकता ज़मीन को। तब क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो फाइनली ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान बनेगा, लेकिन दो तरह से बनेगा, एक पूर्वी पाकिस्तान बनेगा और एक पश्चिमी पाकिस्तान। ये पूर्वी पाकिस्तान जो है ये बाद में बांग्लादेश बनता है। कब बनता है कमेंट सेक्शन में आप हमको बताएं, नहीं तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि बांग्लादेश का निर्माण कब होता है। तो इस तरह से विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास आप समझ गए। हाँ, विस्थापन बताता हूँ कि भारत जब बना और पाकिस्तान बना, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना, तो यहाँ पे जो लोग थे, तो यहाँ पे तो मुस्लिम आबादी की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे मतलब माइनॉरिटी भी थे। माइनॉरिटी क्या, दूसरे धर्म के लोग भी थे। तो उनके सामने ये समस्या आई कि रातों रात उनके सामने ये मसला आया कि अब ये 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ देश, तो ये पाकिस्तान बन गया और ये क्या बन गया, इंडिया बन गया। अब पाकिस्तान इंडिया के लोग, पाकिस्तान के जो माइनॉरिटी लोग थे, मतलब जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, उनको ये अफवाह फैला दिया कि उनको ये देश छोड़ के भागना पड़ेगा। तो वो लोग इधर भागने लगे और मुस्लिम लोग जो थे हिंदुस्तान के, वो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ जाने लगे। तो सारी समस्याएं आ गई कि लोग जो है, देश का बंटवारा हुआ। थोड़ा और स्टेट अच्छे से क्लियर कर दो। देश का बंटवारा होता है और देश के बंटवारा के साथ साथ पाकिस्तान बनता है और बांग्लादेश बनता है। अब जो पाकिस्तान के लोग थे, हिंदू लोग, उनके सामने ये समस्या आई कि उनको भारत में जाना था, और जो पाकिस्तान के मुस्लिम लोग, हिंदू लोग थे, उनके सामने ये समस्या थी कि उनको भारत में आना था। और भारत के जो मुस्लिम लोग थे, उनके सामने समस्या थी कि वो कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान में। मतलब रातों रात आपको घर बार छोड़ करके अपना दूसरी जगह से नई सिरे से अपना सब काम धंधा शुरू करना था। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं थी, विस्थापन थी, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर दंगा हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये पूरा ये समस्या है कि क्या विभाजन हुआ, किस तरह से विभाजन हुआ, विभाजन की क्या समस्याएं, विभाजन का क्या परिणाम होता है, परिणाम क्या निकलता है। तो ये सारा हम इस चैप्टर में ब्यौरा आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया फ्रेंड्स कि राष्ट्र निर्माण के सामने क्या चुनौतियाँ आई, विभाजन के परिणाम आप देख सकते हैं। विभाजन के परिणाम देख लिया हमने। अब आगे देखेंगे हम। हाँ, ये एक YouTube पे एक फिल्म है जिसको बहुत अच्छे से बताया गया है, गर्म हवा, जहाँ पे ये दिखाया गया कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा होता है तो किस तरह से लोगों ने परेशानियों का सामना किया। आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म को देखने के बाद आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे महात्मा गांधी की शहादत को दिखाया गया, एक कोट है, आप इसको ज़रूर पढ़ें, आपको समझ में आएगा, बहुत कुछ आइडिया मिलेगा कोट को पढ़ने के बाद। और फिर फाइनली आप देखें, हाँ, अब आता है अगला पॉइंट है राजवाड़ों का विलय। तो राजवाड़ों के विलय में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि राजवाड़ों के विलय में क्या होता है। तो जैसा कि राजवाड़ों का विलय था, भारत में मैंने कहा छोटे छोटे स्तर पर बहुत सारे राजा थे, लगभग 500 के आसपास राजा थे। उन सबको भारत में शामिल करना था और ये शामिल होना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरा जो राजा वाला सिस्टम है वो बना रहे। इस वजह से वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते, अपना देश स्वतंत्र देश बनाना चाहते। लेकिन फाइनली भारत के लोगों ने अपने सूझबूझ से, बुद्धि का इस्तेमाल किया और भारत की स्वतंत्र राजाओं को भारत में शामिल किया। सिर्फ 3 ऐसा क्षेत्र था जो भारत को मिलाने में मतलब थोड़ा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। एक था जूनागढ़, दूसरा है कश्मीर, जिसका मुद्दा अभी भी आपके सामने बना हुआ है, कश्मीर है, और तीसरा है हैदराबाद का निज़ाम, हैदराबाद। तीसरा कौन सा पार्ट है, तो हैदराबाद हम कह सकते हैं, हैदराबाद। तो इन सारे क्षेत्र को, इन तीनों क्षेत्र को मिलाने में भारत के सामने परेशानी आई। बाकी सारे रजवाड़े भारत में मिलना चाहते थे, शामिल होना चाहते थे और फाइनली शामिल भी हो जाते हैं। लेकिन इन तीनों के साथ अलग समस्याएं थी जिसको हम डिटेल में अध्ययन करेंगे अभी हम नोट्स के माध्यम से। आप देखें तो ये भारत का विभाजन से पहले, भारत विभाजन के पहले और बाद ये दिखा रहा है कि किस तरह से लोग क्या कर रहे थे। आगे अगर आप देखें तो सरकार का नज़रिया क्या रहता है, ये पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ। और ये यहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी नीति का इस्तेमाल करके हैदराबाद को भारत में शामिल किया, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया गया। आज़ादी के आंदोलन के नेता, कांग्रेस के नेता, महात्मा गांधी के अनुयायी, स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री यही हैं भारत के। देसी रियासतों, सबसे इंपॉर्टेंट इनका काम, देसी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान आदि से संबंधित संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य। फिर मणिपुर के बारे में भी पढ़ेंगे हम थोड़ा बहुत कि मणिपुर कैसे होता है। पुनर्राज्यों का गठन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स कि राज्य की अंदरूनी सीमा कि कौन सा बिहार होगा, कौन सा महाराष्ट्र होगा, कौन सा बंगाल होगा, कौन सा गुजरात होगा, तो ये जो डिसाइड करना था ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि कैसे हम क्या करेंगे, भारत के अंदरूनी सीमा रेखा को हम खींचेंगे, तय करेंगे। तो भारत में राज्यों का गठन करने के लिए फ्रेंड्स, एक पुनर्राज्य गठन करने के लिए
राज्य गठन आयोग बनाया गया और राज्य गठन आयोग ने फाइनली डिसाइड किया, काफ़ी लंबे समय तक इसमें संघर्ष चलता है और संघर्ष चलने के बाद फाइनली डिसाइड होता है कि किस आधार पर हम राज्यों का बंटवारा करेंगे। तो फाइनली भाषा को आधार माना जाता है कि भाषा के आधार पर हम क्या करेंगे, राज्यों का पुनर्निर्माण करेंगे। तो जैसा कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के लिए भाषावार राज्यों का गठन होगा, निर्माण होगा। इसमें सबसे पहले जो निर्माण होता है वो किसका होता है, आंध्र प्रदेश का होता है। और आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन चलता है जहां से ये शुरुआत होती है। तो फाइनली आप आंध्र के बारे में पढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश का गठन कैसे होता है, 1956 में होता है। और भारत जब आज़ाद होता है तो भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। और फाइनली धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशन आता गया, कंडीशन आता गया, वैसे वैसे राज्यों का निर्माण होता चला गया। तो आंध्र प्रदेश में जो भाषा के आधार पर जो राज्य बनाने का निर्माण हुआ था, मतलब बनाया गया था, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी पुट्टी श्री रामुलु ने, जो 1901 से 1952 तक रहे। तो इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। इन्होंने ऐसा अनशन किया जो आमरण अनशन था, मतलब अनशन के दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई और फाइनली इनकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश बन के उभर के सामने आता है। तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं, नए राज्यों का निर्माण, कौन कौन से राज्य कब कब बने, ये सब डेट दिया हुआ है। मैं वीडियो के बीच में अभी थोड़ी देर जब नोट्स पढ़ाऊंगा, नोट्स के बाद मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा कि कहाँ पे कौन कौन सा राज्य कब कब बना है। तो फाइनली फिर क्वेश्चन आंसर है जब वहाँ पे हम करेंगे। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। भारत विभाजन द्विराज्य सिद्धांत का परिणाम था। धर्म के आधार पर 2 प्रांत पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, आपको बाद में डील करूंगा। तो यहाँ पे फिर हम कहाँ गए, क्वेश्चन आंसर की ओर आ गए, सवाल जवाब की तरफ आ गए। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं, अब नोट्स के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस पूरे चैप्टर को। तो जैसा कि नोट्स पे आ गए फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, नोट्स इन हिंदी। इस अध्याय में हम भारत के आज़ाद होने के बाद भारत के विभाजन और भारत में बने राज्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, नोट्स इन हिंदी। तो सबसे पहले राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो भारत की आज़ादी हुई। भारत की आज़ादी लगभग 15 अगस्त 1947 को हुई। मध्यरात्रि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन इस आज़ादी के साथ देश की जनता देश के विभाजन का सामना करना पड़ा। संविधान सभा के विशेष सत्र में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाग्यवधू से चिर प्रतिरक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से क्या दिया, भाषण दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको देख लेंगे। आज़ादी की लड़ाई के समय 2 बातों पर सबकी सहमति थी, सब लोग राजी थे और इसीलिए आज़ादी की लड़ाई भी लड़े सब लोगों ने। क्या था, तो आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से होगा, पद्धति से लाएगा, मतलब लोकतांत्रिक देश बनेगा। और दूसरा था, सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए क्या करेगी, काम करेगी। मतलब भारत जो है वो कैसा देश बनेगा, तो समाजवाद देश बनेगा। समाजवाद देश आपको पता होगा फ्रेंड्स, समाजवाद में ये वाला होगा, समाजवाद देश वो होगा जहाँ पे समाज कल्याण की बातें होंगी। तो आज़ाद भारत के नए राष्ट्र की चुनौतियाँ क्या थी, तो 3 तरह की चुनौतियाँ थी। एकता और अखंडता की चुनौती, लोकतंत्र की स्थापना और समानता पर आधारित विकास करना था, अर्थव्यवस्था को बनाना था। तो पहले पॉइंट को देखेंगे, एकता एवं अखंडता की चुनौती। तो भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति और धर्मों के अनुयायी रहते थे। इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी, जो कि एकता को बनाए रख सके। तो वो कैसी चुनौती थी, तो भारतीय हैं हम, ये वाली भावना जो है राष्ट्रवाद की भावना, इस वजह से भारत को एक सूत्र में बांधने में बहुत सहायता मिली। दूसरा था लोकतंत्र की स्थापना। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। मतलब भारत में संसद कैसी व्यवस्था होगी, तो संसदीय व्यवस्था होगी और संसदीय व्यवस्था में लोकतंत्र को अपनाया जाएगा। और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया है। तो ये है। साथ ही साथ अगर तीसरी बात को देखें हम, समानता पर आधारित विकास। तो ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ना कि किसी एक वर्ग का, अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों की विशेष सुरक्षा दी जाए। तो ये भारत का उद्देश्य था, भारत जब बनता है। तो फाइनली भारत डिसाइड होता है, तो भारत के सामने 2 राष्ट्र सिद्धांत आ जाता है। मतलब भारत बनना है और एक पाकिस्तान बनना है। तो इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था। अर्थात इस कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। और इसी 2 नेशंस थ्योरी से फाइनली पाकिस्तान का निर्माण होता है, भारत का विभाजन होता है, भारत का बंटवारा होता है। अब आते हैं भारत के विभाजन की तरफ, भारत के बंटवारा की तरफ। 2 राष्ट्र सिद्धांत आया, मतलब 2 देश बनेगा, मुसलमान के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग। मुस्लिम लीग ने 2 राष्ट्र सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया कि भारत किसी एक कौम का नहीं अपितु हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश है। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की।
भारत के विभाजन का आधार क्या है? धार्मिक बहुसंख्या को बनाया गया। भारत के विभाजन का आधार क्या बनाया गया? धार्मिक बहुसंख्या, क्योंकि हिंदू की आबादी यहाँ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसको आधार बनाया गया कि हिंदू की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम कभी इलेक्शन में जीत करके नहीं आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप भारत की पॉपुलेशन देखें तो मुस्लिम की पॉपुलेशन 14% है, हिंदू की पॉपुलेशन लगभग 80% है, और बाकी अन्य जो है अदर्स वो क्या है, लगभग 6% अदर्स हैं। तो आप देखें तो उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग का कहना था कि भारत में 80% आबादी हिंदुओं की है, तो भारत में जब भी शासन व्यवस्था होगी या बनेगी, या लोकतंत्र होगा, या वोट होगा, इलेक्शन होगा, तो जिसकी आबादी ज़्यादा वही जीत करके आएगा, तो मेरा कब बात होगा। तो इस वजह से भारत में बहुसंख्यक के आधार पर फैसला होगा, इसलिए भारत में मुसलमानों का कुछ नहीं होगा, इसलिए मुसलमानों को एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। इस वजह से उन्होंने मांग की। मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भारत है, ये पाकिस्तान बनता है, 2 तरह का पाकिस्तान, ये वाला और ये वाला। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम की आबादी ज़्यादा थी और यहाँ पे मुस्लिम की आबादी थी, इसलिए इसको पश्चिमी पाकिस्तान, इसको पूर्वी पाकिस्तान बना दिया जाता है। तो ये यहाँ पे भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार रहेगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, जो अगला पॉइंट हमारा, मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राज़ी नहीं था। मतलब मुस्लिम बहुल का बहुत इलाका जो था वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता था। ये भी एक समस्या थी कि बहुत सारे मुसलमान लोग पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे। इसमें मौलाना आज़ाद एक थे उनमें से, और भी बहुत सारे थे। खान अब्दुल गफ्फार खान बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत में क्या हो, बंटवारा हो भारत का। तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा के नाम से जानता है, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। सीमांत गांधी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। और वो बिल्कुल इसके खिलाफ थे कि भारत 2 देशों में विभक्त हो, भारत और पाकिस्तान बने। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा धार्मिक संख्या के आधार पर जिले या उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार बनाकर किया गया। साथ ही साथ भारतीय विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक वर्ग बड़े असमंजस में थे कि उनका क्या होगा, वह कल ही पाकिस्तान के नागरिक होंगे या भारत के। मतलब वही बात जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दी, ये भारत है। यहाँ के लोगों को पता नहीं था, जो अल्पसंख्यक लोग थे, अल्पसंख्यक मतलब यहाँ पे जिसकी आबादी ज़्यादा वो मेजॉरिटी हो गया, मतलब बहुसंख्यक होगा, जिसकी आबादी कम वो क्या हो गया, अल्पसंख्यक। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में मुसलमान बहुसंख्यक में थे, मुसलमान मेजॉरिटी में थे, और हिंदू क्या थे, अल्पसंख्यक में थे। यहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में थे, हिंदू क्या थे, अल्पसंख्यक थे। अब यहाँ से अल्पसंख्यक को भारत जाना था, यहाँ के अल्पसंख्यक को भारत जाना था, और भारत के अल्पसंख्यक को पाकिस्तान जाना था। तो वो बहुत समस्या में थे, दुविधा में थे कि वो कल भारत में रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, क्या होगा उनके साथ, कुछ भी अता पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। विभाजन की आई मुख्य समस्या। भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया कि दोनों भागों में अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा। ये बिल्कुल नहीं कहा गया था, ये सिर्फ सडन से अचानक से सामने आ गया, क्योंकि किसी को भी इसका पता नहीं था कि जब देश का बंटवारा हो जाएगा तो किस तरह के सिचुएशंस होंगे, किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, और उसके लिए भारत बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसी कारण से बहुत ज़्यादा हिंसा देखने को मिलती है और लाखों लोग मारे जाते हैं। विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाकों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। दंगे भड़कना तो कॉमन सी बात थी, एकदम होना ही था। पश्चिम पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक और गैर मुस्लिम लोगों को अपना घर बार ज़मीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से पूर्वी पंजाब या भारत आना पड़ा, और इसी प्रकार मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा। उधर के लोग इधर आए, इधर के लोग उधर गए। विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि भारत की संपदा का भी बंटवारा हुआ। हर चीज़ का बंटवारा हुआ, आर्मी का बंटवारा हुआ, टेबल का बंटवारा हुआ, बेंच का बंटवारा, हर तरह से बंटवारा हुआ। आज़ादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या मिली। अब जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनको भी संभालना था भारत को, तो उनको मेहमानों का ख्याल भी रखना था। तो इन सब समस्याओं से भारत को गुजरना पड़ा आज़ादी के तुरंत बाद। लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। शरणार्थियों के लिए पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक पुनर्वास मंत्रालय बना गया। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनके लिए एक जगह बनाया गया, एक मंत्रालय बनाया गया कि उनका किस तरह से निपटारा किया जाएगा और उनको किस तरह से उत्थान की ओर ले जाया जाएगा। आप बिल्कुल समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि आपने भी देखा आपके घर का बंटवारा हो, ग्रैंडफादर मतलब दादा का आपके घर है तो आपके अंकल में, आपके पापा में बंटवारा होगा, तो घर को बंटवारा इधर इधर, तो सिर्फ संपत्ति ज़मीन का बंटवारा नहीं होता बल्कि पूरी संपत्ति का बंटवारा होता है, हर चीज़ का बंटवारा होता है। उसी तरह से भारत और पाकिस्तान का भी बंटवारा हुआ। विभाजन के परिणाम, जब विभाजन हुआ तो इसका क्या क्या परिणाम हुआ ये देख लेते हैं। लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा, बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा। अमृतसर और कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे हुए, लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा, औरतों को अगवा किया गया, जबरन शादी करनी पड़ी, धर्म बदलना पड़ा। कई मामलों में लोगों ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद बहू बेटियों को ही मार डाला।
वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस का भी बंटवारा हुआ। 80 लाख लोगों को घर छोड़कर उनके सीमा पार आना पड़ा। 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई। कोई सही आंकड़ा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 5 से 10 लाख लोग लगभग मारे गए थे। आज़ादी की खुशी तो होती है, लेकिन साथ साथ बहुत बड़ा गम हुआ, बहुत बड़ा सदमा लगा, जिसमें इतने बड़े भयावह पैमाने पर हिंसाएं हुई और लोगों ने अपनी जानें गंवाई, बहुत जान माल की हानि हुई। अब राजवाड़ों का भारत में विलय। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत 2 भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत एवं देसी रियासत। मतलब एक तो वैसा भारत था जिसके ऊपर अंग्रेजों का अधिकार था, और दूसरा वैसा भारत था जो राजा के अंडर में आता था। तो ब्रिटिश भारत तो भारत में आ गया। अब राजा वाले सिस्टम को इन देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 565 थी। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो इन देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? 565 थी। तो इसमें ये समस्या आई फ्रेंड्स कि जो रियासत थे, देसी रियासत, छोटे छोटे 565 रियासत थे, इनके सामने ये ऑप्शन दिया गया था कि भारत में रहना है, पाकिस्तान में रहना है, या फिर अपना स्वतंत्र देश बनाना है। तो इसी को बांटने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राजवाड़ों का भारत में मिलाते हैं, किस तरह से मिलाते हैं, किस तरह की नीति अपनाते हैं, वो पढ़ेंगे हम। रियासतों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्री, हमारे प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप मुख्यमंत्री, ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर राजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी किया था। इसलिए आप बताएं फ्रेंड्स, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी आप जानते होंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ बना हुआ है, उसकी हाइट कितनी है, उसको बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ है, आप ये सब कमेंट सेक्शन में बताएं। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, आपको अब समझ में आ गया हो कि उसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों है? क्योंकि एकता अखंडता, भारत की एकता अखंडता बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। राजवाड़ों के विलय में समस्या। आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजों ने कहा कि भारत ब्रिटिश प्रभुत्व से आज़ाद होने जा रहा है, ऐसे में रजवाड़े भी आज़ाद कर दिए जाएंगे और रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, चाहे तो पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं। यह फैसला राजा को करना था, जनता की इसमें कुछ नहीं चलनी थी। मतलब ये फैसला कौन करेगा? जो वहाँ के राजा हैं वो करेंगे। वहाँ की जनता क्या चाहती है इससे कोई मतलब नहीं था। ये फैसला कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ राजा के हक में दिया गया। ऐसे में देश की एकता और अखंडता को खतरा मंडरा रहा था, और अगर रजवाड़े अलग होने की मांग करते तो ना जाने देश के कितने टुकड़े हो जाते, क्योंकि रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? लगभग 565 थी। त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले अपने राज्य को आज़ाद करने को कहा कि नहीं, हम कैसे रहेंगे, ना भारत में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में, हम आज़ाद होंगे। अगले दिन हैदराबाद के निज़ाम ने ऐसा किया। भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल होना नहीं चाहते थे, तो सब लोगों ने अपना अपना इच्छा जाहिर करना चाहा कि अब हम भारत में शामिल नहीं होंगे, पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होंगे, हम अपना अपना देश बनाएंगे। तो इससे भारत की एकता और अखंडता को खतरा महसूस होने लगा कि भारत बहुत सारे टुकड़े में विभक्त हो जाएगा और एक मजबूत देश बनकर उभर कर सामने नहीं आएगा। तो राजवाड़ों के विलय में पटेल जी की भूमिका। भारत देश के छोटे बड़े टुकड़े हो जाने की संभावना बनी। ऐसे में सरकार ने कठोर फैसला लिया। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। लोगों का कहना था कि रजवाड़ों को उनकी मन मर्जी का फैसला लेने के लिए छोड़ दिया जाए। मुस्लिम लीग विरोध कर रहा है, लेकिन फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भूमिका निभाई। अपनी चतुराई सूझबूझ से रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स देशी रियासतों के बारे में अहम बातें। अधिकतर राजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। भारत सरकार कुछ इलाकों को स्वायत्ता देने के लिए तैयार थी, जैसे जम्मू कश्मीर जब भारत में शामिल होता है तो एक स्पेशल एग्रीमेंट के साथ शामिल होता है, जो आपको पता होगा क्या है, आर्टिकल 370। और अभी बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी सरकार ने इसको क्या किया है, हटा दिया है। इस वजह से आर्टिकल 370 कहता था कि जम्मू कश्मीर को हम कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, वो स्पेशल ट्रीटमेंट अब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल 370 खत्म हो जाता है। जब जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ था तो आर्टिकल 370 के साथ शामिल हुआ था, अब जो कि अब इसको क्या कर दिया गया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। इस वजह से जम्मू कश्मीर के लोग खफा रहते हैं भारत सरकार से, और आए दिन वहाँ हिंसा देखने को मिलती है। भारत सरकार कुछ इलाकों को स्वायत्ता देने के लिए तैयार थी, जैसे जम्मू कश्मीर। आगे बात करते हैं विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी, और ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया था कि कौन सा राज्य कहाँ पे बनेगा। अधिकतर राजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र हस्ताक्षर कर दिए थे। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन एक एग्रीमेंट पेपर है। एग्रीमेंट पेपर 565 रियासतें थी जो भारत में शामिल हुई। भारत में शामिल होने के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट पेपर को साइन किया जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। लेकिन बाकी का 3 ऐसा क्षेत्र था जो शामिल नहीं हुआ। कौन कौन सा? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और एक मणिपुर भी है। मणिपुर को भी आप कह सकते हैं कि रियासतों का विलय बाकी रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित होता है।
कठिन साबित कैसे होता है, अभी हम पूरा डिटेल में इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हैदराबाद का विलय कैसे हुआ। तो हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था। उन्होंने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में 1 साल के लिए यथास्थिति बहाल रखने का समझौता किया। कहा कि ठीक है भाई, हम 1 साल के लिए सोचेंगे, सोचने के बाद हम आपको डिसाइड करके बताएंगे हम भारत में शामिल होंगे, पाकिस्तान में होंगे, या फिर मेरा क्या फैसला होगा, लेकिन अभी जो है आप मेरे को ऐसे ही मतलब रहने दें, 1 साल के लिए सोचने समझने का मौका दें। कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों और महिलाओं ने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। मतलब हैदराबाद की जनताओं ने, कांग्रेस की पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर के क्या किया, वहाँ के हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए हैदराबाद के निज़ाम ने एक अर्धसैनिक बल, जिसका नाम क्या था, रज़ाकार को लगाया कि इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए, कुचल दिया जाए। इसके जवाब में भारत सरकार ने सितंबर 1948 को सैनिक कार्रवाई के दौरान निज़ाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब मान लो ये हैदराबाद है, हैदराबाद के राजा शाह ने कहा कि 1 साल के लिए स्टे ऑर्डर लगा दीजिए, 1 साल के बाद हम फैसला करेंगे क्या करना है। तो यहाँ की जो जनता थी, छोटी छोटी सब जनता थी, जनता में 2 पॉलिटिकल पार्टीज, एक कांग्रेस और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया कि नहीं, हैदराबाद को भारत में शामिल करो। लेकिन क्या होता है, निज़ाम ने पलटवार किया, करने के बाद रज़ाकार को लगा दिया। रज़ाकार ने इन लोगों का मतलब बड़ी शोषण के साथ, बड़ी ताकत के साथ दमन कर दिया। तो भारत को मौका मिल गया, तो भारत ने 1948 में सैनिक कार्रवाई की, अपनी सेना को हैदराबाद में घुसाया, और घुसाने के बाद निज़ाम को फाइनली सरेंडर करना पड़ा। इस प्रकार हैदराबाद का रियासतों का भारत संघ में शामिल हो गया। आगे बात करते हैं मणिपुर रियासत का विलय। तो मणिपुर रियासत का विलय कैसे हुआ, ये थोड़ा समझेंगे। तो मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रहे, इसको लेकर महाराजा बोध चंद्र सिंह व भारत सरकार के बीच विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। जनता के दबाव में निर्वाचन कराया गया। इस निर्वाचन के फलस्वरूप संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। संवैधानिक मतलब संविधान भी लागू होगा और राजतंत्र भी लागू होगा। इस तरह से मणिपुर को भारत में शामिल किया गया, कुछ स्पेशल अग्रीमेंट्स के साथ। आगे बात करते हैं, मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर अपना कर जून 1948 में चुनाव हुए। मतलब क्या कहा गया फ्रेंड्स, ये मणिपुर है, मान लीजिए, यहाँ के लोगों से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब चुनाव करवाया गया, इलेक्शन करवाया गया, और साथ ही साथ वहाँ जो है मणिपुर के लोगों ने राजा के खिलाफ ये कहा कि मतलब फैसला दिया कि भारत में आपको शामिल होना पड़ेगा, दबाव डाला वहाँ के राजा पर, और फाइनली राजा के वहाँ मणिपुर के राजा जो थे वो भारत में शामिल हो जाते हैं। कब होते हैं, तो 1948 में होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, राज्यों का पुनर्गठन। मतलब भारत के जो राज्य थे, भारत में जो राज्य बनने थे, उन राज्यों का सीमा रेखा कैसा होगा, क्या होगा, किस तरह से तैयार किया जाएगा, ये बात थी। तो औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्यों के गठन की मांग हुई। औपनिवेशिक मतलब अंग्रेजों का जो शासन था वो प्रांतों तथा गठन प्रशासनिक सुविधा, किस तरह से हमको प्रशासन चलाने में सुविधा होगी, उसके आधार पर किया गया था, राज्यों का निर्माण किया गया था, प्रांतों का निर्माण किया गया था। लेकिन भारत में क्या बात हुई कि भाषा के आधार पर और संस्कृति के आधार पर राज्यों का निर्माण होगा। अब मान लेते हैं ये भारत है, इसके बीच में ये पहाड़ है, इधर के लोग कुछ है, इधर के लोग कुछ है, ठीक है। अगर इसको दोनों को एक बना दिया जाए तो शासन चलाने में क्या होगा, दिक्कत होगा। इसलिए क्या करते, इधर को अलग प्रशासन के लिए बना दिया, इसको अलग प्रशासन बना दिया। तो अंग्रेज़ों ने जो फैसला किया था, ये कहा था कि हम प्रशासन की सुविधा के, कि जिस तरह से हमको प्रशासन चलाने में आसानी होगा उस तरह से हम उसको प्रांत का डिवाइड कर देंगे। तो ये एक अलग प्रांत बना, ये एक दूसरा अलग प्रांत बना, ये दोनों मिलाकर के एक प्रांत बनाने से क्या होगा, दिक्कत होगी इसको चलाने में। तो ये अंग्रेज़ों का निर्माण था, ये अंग्रेज़ों ने बनाया था। लेकिन जो भारत का निर्माण हो रहा था, तो भारत में कहा गया कि अलग अलग स्टेट तभी बनेगा जब उसकी संस्कृति अलग होगी और भारत की भाषा क्या था। मतलब यहाँ के लोग मराठी बोलते हैं तो ये अलग स्टेट बन जाएगा, यहाँ के लोग गुजराती बोलते हैं तो ये अलग स्टेट बन जाएगा, यहाँ के लोग भोजपुरी बोलते हैं तो ये अलग स्टेट बन जाएगा। तो इस तरह से भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होगा और संस्कृति की बहुलता के आधार पर राज्यों का निर्माण होगा। भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में पहली बार शामिल किया गया था। तो ये बात एक हिस्ट्री का है जो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण। आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण कैसे होता है, तो भाषा के आधार पर होता है। देखिए, तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। मतलब मान लीजिए कि ये क्या था, मद्रास प्रांत था। इसमें यहाँ पे जो लोग रहने वाले, इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, यहाँ के जो लोग रहने वाले वो क्या बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु भाषी लोग हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरा लैंग्वेज अलग है, मेरा कल्चर अलग है, तो इसको अलग कर दिया जाए, मद्रास से अलग करके एक नया राज्य बनाया जाए जिसका नाम क्या रखा जाएगा, आंध्र रखा जाएगा। तो फाइनली सरकार से आंदोलन चलाते हैं। आंदोलन चलाने के बाद कौन थे, आंदोलन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
पोट्टी श्री रामुलु की लगभग 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद जानते हैं कोई भी आंदोलन और ज़्यादा सिर परवान चढ़ जाता है। इस कारण सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना। फाइनली राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश बनता है, बहुत सारे राज्य अपने अपने भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करने की आंदोलन को शुरू कर देते हैं या फिर चाहते हैं वो संघर्ष करना शुरू कर देते हैं सरकार के खिलाफ। तो फाइनली 1953 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली, कौन है फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया और उनकी बात को माना गया। उनकी बात के अकॉर्डिंग क्या आ गया, त्रिस्तरीय भाग ABC राज्य प्रणाली को समाप्त किया जाए। केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार, दिल्ली, मणिपुर को छोड़कर बाकी केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके नज़दीकी राज्यों में मिला दिया जाए। इन्होंने जो राज्य पुनर्गठन आयोग थे उन्होंने ये बातें कही थी। और साथ ही साथ राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए, तो भाषा के आधार पर होनी चाहिए। इसी बात पर फाइनली फिर बाद में बहुत सारे राज्यों का निर्माण किया गया और वो राज्य कौन कौन से थे अभी मैं आपको इस नोट्स के बाद बताऊँगा। परिणाम क्या हुआ, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की तथा इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 पारित किया गया और देश में 14 राज्यों और 6 संघ शासित क्षेत्रों में बांटा गया। इस आधार पर बांटा गया। और फाइनली अगर आप देखें तो संघ शासित क्षेत्र जो बाद में राज्य बन गए कौन कौन थे, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा आदि। अभी देखते हैं फ्रेंड्स कि हम कौन कौन से राज्य हैं जो कब कब उनका निर्माण होगा। तो इस तरह से देखें तो फ्रेंड्स भारत के सभी राज्यों के स्थापना दिवस, तो अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, असम 26 जनवरी 1950, आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956, उड़ीसा 1 अप्रैल 1936। कुछ आज़ादी के पहले भी प्रांत बन गए थे तो उसको भी लिखा हुआ है और आज़ादी के बाद है उनको भी लिखा हुआ। उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, कर्नाटक 1 नवंबर 1956, केरला 1 नवंबर 1956, गुजरात 1 मई 1960, गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, जम्मू कश्मीर 26 जनवरी 1950। ये जम्मू कश्मीर यहाँ से हट जाएगा क्योंकि बाद में वो चेंज हो जाता है। अभी जो फिलहाल 2022 में वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। झारखंड 15 नवंबर 2000, तमिलनाडु 26 जनवरी 1950, तेलंगाना 2 जून 2014। ये जो तेलंगाना राज्य है ये सबसे न्यूएस्ट राज्य है जो बना हुआ 2014 में बना है। त्रिपुरा 21 जनवरी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स कि तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, पंजाब 1 नवंबर 1966, पश्चिम बंगाल 1 नवंबर 1956, बिहार 1 अप्रैल 1912, मणिपुर 21 जनवरी 1972, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956, महाराष्ट्र 1 मई 1960, मिजोरम 20 फरवरी 1987, मेघालय 21 जनवरी 1972, राजस्थान, सिक्किम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को वीडियो कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरा काम पसंद आया हो, मेरा मेहनत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो का नोटिफिकेशन दिया जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके और आप उस वीडियो को देख कर नॉलेज हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर।